हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की इस सीरीज में स्पेन के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज हम रन कर रहे हैं, पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम 2006 से 2009 तक ही लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हम जो प्रीवियस ईयर की सीरीज रन कर रहे हैं, इसमें लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, फ्रॉम 2000 टू 2020 ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच कंट्री ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट हाफ द लैंड एरिया ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जैसे कि आप सभी को मैंने कवर करा दिया है, साउथ अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है ना, मैपिंग कराई है सारी चीज़ें। तो जियोग्राफी फीचर और उनके फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये 2007 का क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम आप सभी लोग अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को, वैसे ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और अपना आंसर फुल सेंटेंस में लिखोगे, है ना, ताकि मुझे समझ में आए आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, राइट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो आंसर हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सभी लोग आंसर करो और अटेम्प्ट करो, और मैं उन्हीं के आंसर या उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा जिसको मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं है या मैंने बताया नहीं है, और जिसको आपको समझाने की मुझे ज़रूरत है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के मिड में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। आपको नया टर्म भी पता चलेगा, कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाएगी, टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा टिल द एंड, है ना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन। मैं आगे बढ़ता हूँ। 23 क्वेश्चन, सॉरी सेम ही है क्वेश्चन, स्लाइड सेम हो गई है। आगे बढ़ते हैं ना। जस्ट लेट मी नो, लैटिन अमेरिका कंसिस्ट ऑफ। कल ऐसे ही मज़ेदार एक क्वेरी भी आ गई थी, एक बच्चे की क्वेरी थी, है ना, लैटिन अमेरिका से रिलेटेड, कि उसने लिखा था कि सर मैक्सिको इज़ नॉट ए लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो मैंने उनको समझाया भी था, कमेंट में रिप्लाई भी किया मैंने कि लैटिन अमेरिका अमेरिकन कंट्री जो कंसिस्ट है, कौन कौन सी कंट्री की आती हैं और किन को हम लैटिन अमेरिका बोलेंगे, है ना। आपको ये नहीं मान के चलना है कि जो साउथ अमेरिका है ना, जो पोर्शन है साउथ अमेरिका का, वही सिर्फ लैटिन अमेरिका है ना। चलो मैं आपको लैटिन अमेरिका एक बार फिर से समझा देता हूँ। लैटिन अमेरिकन वो सारी कंट्री हैं जहाँ पे रोमन्स लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेशली स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। तो आपको रोमन्स लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे मैं पूछता हूँ, जर्मन कैसी लैंग्वेज है, रोमन्स लैंग्वेज है या क्या है, वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में आप सभी को मुझे बताना है। तो अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारी कंट्री लैटिन अमेरिकन कंट्री है, खासकर स्पेसिफिक जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट है, और उसके बीच में सेंट्रल अमेरिकन एंड सम आइलैंड्स और कंट्रीज विच इज ग्रुप इन अ कैरेबियन सी, नियर बाय कैरेबियन सी, सो उनको कैरेबियन कंट्री भी बोलते हैं। तो अब वो सारी कंट्री हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री जहाँ पे ये रोमेंस लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब ऑप्शन की तरफ से चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन। द कैरिबियन, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, क्या ये है आंसर? मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन, मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका, ये क्या है आंसर? मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन, है ना। तो एक बात तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसमें तो कि देखो, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका में अगर देखा जाए तो मैक्सिको भी आता है ना, अगर इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर राइट ऑप्शन आपको देखना हो तो चूज करना हो तो डी होगा। आपको रीजन में बता रहा हूँ, सेंट्रल अमेरिका ये मत समझिएगा कि नॉर्थ में आता है मैक्सिको, है ना। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्री है ही, तो मैक्सिको भी आता है, देखा जाता है कि मैक्सिको भी है उसी में, है ना। वैसे तो सेंट्रल अमेरिकन बाकी सारी कंट्रियां, मैप मैप जरूर देखिएगा एक बार, जब भी पढ़ें एक बार कोशिश कीजिए मैप आपके सामने हो,
ताकि चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, है ना। साउथ अमेरिकन कंट्री तो है ही, और कैरेबियन जहाँ पे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये स्पेनिश है और लैंग्वेज बोली जाती है। खासकर वो सारी कंट्री रोमेंस लैंग्वेज बोलेंगी जहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा होगा फॉरेन जो कॉलोनीज जिन्होंने बनाई थी, लाइक स्पेनिश, फ्रेंच एंड ऑल, पोर्चुगीज, जिनकी कॉलोनीज रही होंगी वहाँ पे तो उनकी लैंग्वेज बोली ही जाती होंगी, है ना। तो इसलिए लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप मान के चल लो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी को लैटिन अमेरिका, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। सालसा, फ्लेमेंको एंड टैंगो आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, डांस फॉर्म है, फूड आइटम्स है, या टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है 2007 का, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बनाना रिपब्लिक्स रिफर टू। आई होप आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने बनाना रिपब्लिक के बारे में नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा सोवियत रिपब्लिक्स, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक्स, है ना। ऐसे ही रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, ऐसे कुछ आपने कंट्री रिपब्लिक्स, ऐसे कुछ कंट्रियां आपने सुनी होंगी, है ना। बट आई होप बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये टर्म पता होना चाहिए, बनाना रिपब्लिक्स। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो और इसमें से ये भी आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी कंट्री है या कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको हम रेफर करते हैं बनाना रिपब्लिक। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, और हमें इसको इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। पहले तो हमें बनाना रिपब्लिक ये जो टर्म है इसको समझना है, और किन कंट्रियों पे ये टर्म लागू होता है मोस्टली, और किन के लिए ये टर्म बनाया गया था, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलो पहले हम इस टर्म को समझते हैं, बनाना रिपब्लिक्स। ये आया कहाँ से, है ना। तो बनाना रिपब्लिक तब हम समझेंगे। हिंदी में इसको केला गणराज भी बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसे समटाइम कहीं भी अगर आप देखोगे टर्म कॉइन किया गया है तो ऐसे भी है। तो अभी इस टर्म को पहले समझते हैं। तो एक मैं फ्लैशबैक में ले चलता हूँ आपको पीछे के टाइम में। सो ये 3 लोकेशन आपको जो ये मार्क है, जैसे हॉन्डुरस और ओ हेनरी और कैबेज एंड किंग्स, है ना। ये आपको अभी इस सिनेरियो में आपको ये चीज़ याद रखनी है। पहले मैं टर्म बताता हूँ क्या होता है। पहले टर्म समझ लो, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक उन कंट्री को बोलते हैं जिस कंट्री की इकोनॉमी पर्टिकुलर एक सोर्सेज बोल सकते हो, एक सोर्सेज क्या बोलूँ मैं, रिसोर्सेज बोलते हैं जिनकी इकोनॉमी टिकी होती है एक ही रिसोर्सेज पे, है ना। रिसोर्सेज लाइक कि कोई कंट्री है तो उनके यहाँ सिर्फ खनिज का ही खनिज ही है उनके कंट्री में, और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी खनिज को एक्सपोर्ट करके आ रही है। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके पास, लाइक क्यूबा, अभी मैंने क्यूबा के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ाया था और आपको बताया भी था। क्यूबा में क्या है, वो लोग शुगर पे निर्भर है। जिस तरीके से आप देख रहे हो वहाँ पे क्राइसिस हुआ है ना, क्योंकि हार्वेस्टिंग इस बार कम हुई है शुगर की। टोबैको और टूरिज्म सेक्टर पे वो निर्भर करती है पूरी कंट्री, है ना। ये क्यूबा आप देख रहे होगे मैप में भी, इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज पे उनकी पूरी इकोनॉमी निर्भर है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, अब चलो इसको थोड़ा एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं हॉन्डुरस में। तो ये जो विलियम सिडनी पॉटर हैं, इनके पेन नेम है ओ हेनरी। इन्होंने बुक्स एक लिखी थी, ऐसा बोल बुक्स है कैबेज एंड किंग्स नाम की, जिसमें इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था। एक कहानी समझ लो, टर्म वहीं से इवॉल्व होगा, ये बनाना रिपब्लिक, है ना, वहीं से आता है। पहली बार कॉइन हुआ था। वो बताते हैं ये जो हॉन्डुरस, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, ये है सेंट्रल अमेरिका जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका की, ये है निकारागुआ। तो इसकी भी मैंने कल बात की थी। तो ये जो कंट्री है
यहाँ पे क्या होता था, इनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे जिसको एक्सपोर्ट करें और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को चला पाए यहाँ के। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे या जो नेता थे यूँ कह लो, जो रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो होता क्या है, 90s के टाइम के, लेट 90s में, तो आसपास के टाइम में होता, ये 1890 के टाइम या वही लेट 19th सेंचुरी का जो टाइम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे खनिज पे निर्भर होते हैं। वो सिल्वर की खुदाई करते हैं और इसी को और काफ़ी सारा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं वो उस सिल्वर को सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उस पर इनकी इकोनॉमी निर्भर करती है। हालांकि ग्रो कर रहे होते हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमी सिल्वर पे होती है। बट एक क्राइसिस आता है, रिसेशन टाइप का आता है, जिसमें सिल्वर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, प्राइसेस बिल्कुल गिर जाते हैं और इनकी इकोनॉमी ठप होने लगती है। फिर यहाँ के जो रूलर होते हैं, यूँ कह लो जो देश को चला रहे होते हैं, वो उनको आइडिया आता है कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, केले है ना, बनाना बनाना की खेती होती है, काफ़ी अच्छी खेती हो रही होती है। तो ये लोग कुछ लिक्विडेट ल्योर करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को, लिक्विडेट एक तरीके से टर्म, अच्छे अच्छे टर्म यूज करते हैं, ल्योर करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ताकि वो लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। और उनको इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आओ, इन्वेस्ट करो, फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स की खेती है, बनाना की खेती है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करो और इससे आपको बिजनेस होगा, है ना, आपको मदद, आपको भी हेल्प होगी, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल रखा। काफ़ी सारी कंट्रीज आई फॉरेन की, खासकर अमेरिका की एक कंट्री आई थी, कंपनी आई थी, सॉरी कंट्री में बोल रहा हूँ, जिन्होंने इन्वेस्ट किया बनाना में और काफ़ी फ़ायदा कमाया और कंट्री की इकोनॉमी भी यहाँ पे ग्रो हुई। तो अब यहीं से ये अब होता क्या है, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो फॉरेन कंट्री की जो कंपनी होती है ना, किसी भी कंट्री में जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिसकी बेस पे इकोनॉमी चल रही हो, और उसको क्या करने लग जाता है, इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, उसके कंट्रोल में हो जाती है ना, जो फॉरेन कंपनी है। तो उस सपोज यहाँ पे बनाने का बिजनेस हो रहा था, तो वो जो कंपनी थी अमेरिकन, तो क्या करती थी, यहाँ के ना कि सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों में हस्तक्षेप करती थी यहाँ की कंट्री के, है ना, इन्फ्लुएंस करती थी, और सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करने लगी थी, वहां पे भी हस्तक्षेप होने लगा था। एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो नियो कॉलोनिज्म, है ना, एक कॉलोनाइज करना होता कि आप जाके वहां पे कॉलोनी बनाओ, एक कंट्री ऐसी जो जिनकी इकोनॉमी कमजोर है, मजबूत नहीं है और किसी लिमिटेड रिसोर्सेज पे टिकी हुई है, उसी रिसोर्सेज का यूज करके, है ना, आप डोमिनेट कर ले कोई फॉरेन की कंपनी, और वहाँ के पॉलिटिकल में हस्तक्षेप करने लग जाए, पॉलिटिकल मुद्दों में सारी चीजें इन्फ्लुएंस करने लगे, उनके कंट्रोल में आ जाती है वो। सीधी सी बात है, पूरी तरीके से उनका कंट्रोल हो जाता है उस कंट्री, है ना। जैसे चाहते हैं उनको नेता बना लेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे उनकी इकोनॉमी को चला सकते हैं या बर्बाद भी कर सकते हैं, ठप कर सकते हैं वहाँ की इकोनॉमी को, है ना। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है क्यूबा, जिसके बारे में मैंने बताया था। यूएसए ने क्या 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 किया, उन्होंने, यूएसए ने इन पर ट्रेड एम्बार्गो लगा के इनकी इकोनॉमी का एक तरीके से गला घोटा पहले। फिर कोविड पैंडेमिक आया, उसकी मार तो पड़ी ही पड़ी। फिर जो इनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे जिससे इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती थी, लाइक शुगर, टोबैको एंड ऑल, हार्वेस्टिंग इस तरीके से बहुत बुरी हो गई, जिसमें इनकी इकोनॉमी का कंस्ट्रक्शन बाई 11% होगा, जिससे आज क्या है, वहाँ पे बहुत सारे फूड की शॉर्टेज है, मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है क्यूबा में, प्रोटेस्ट चल रहे हैं भारी भरकम, आप देख रहे होंगे न्यूज एंड ऑल पे। तो सेम चीज यही है कि दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की काफी कंट्रीज, कंपनियां भी थी क्यूबा में भी, तब उससे इन्फ्लुएंस थे। बाद में कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टी आती है, वो नेशनलाइज कर देती है कंपनियों को, तो इस तरीके से कड़वाहट आ जाती है। जो एक फलता फूलता व्यापार था क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, वो ठप हो जाता है। और सेम चीज यही है कि किसी भी एक कंट्री के हाथ में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के। क्योंकि देखो इंडिया में भी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या, अपनी फैक्ट्री एंड ऑल, फिर बाद में इसको कॉलोनाइज कर लेते हैं, पूरी सारी चीजें आपने समझी होगी, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो ये जो एक तरीका है किसी भी कंट्री को इकोनॉमी को कंट्रोल करना, किसी भी बाहर की जो फॉरेन कंपनी है ना, कंट्रोल करने लग जाती है,
तो ये खतरा होता है उस कंट्री के लिए, कमजोर इकोनॉमी कंट्री होती है। कुछ ऐसी ही थी हॉन्डरस, ये थी स्टोरी यहाँ की। तो विलियम हेनरी ने इसको कैबेज एंड किंग्स की स्टोरी में बनाना रिपब्लिक का एक टर्म दिया। और ये आजकल ये टर्म जो है पॉलिटिकल देखा जाए या सोशियो इकोनॉमिक्स में काफी पॉपुलर है, बनाना रिपब्लिक। आई होप आपको बनाना रिपब्लिक कहाँ से इमर्ज हुआ, कहाँ से कॉइन हुआ, वो आपको समझ में आया। बनाना रिपब्लिक क्यों कहते हैं वो भी आपको टर्म समझ में आ गया। सिंपल सा है कि एक ऐसे देश की इकोनॉमी जिसके इकोनॉमी जो है लिमिटेड रिसोर्सेज पे चलती हो, है ना, और जिसका कंट्रोल फिर किसी कंपनी के हाथ में आ जाए। यूं ही कह लो कंपनी के हाथ में आया ना आए, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस कंट्री के पास और उसी को वो एक्सपोर्ट करती है, उसी से उसकी इकोनॉमी चलती है। कल को वो ठप हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, सारी इकोनॉमी ठप हो जाती है, वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो दूर की छोड़ो, वहाँ पे खाने पीने की भी चीजें देखो। अगर आप सिर्फ शुगर उगाओगे, टोबैको उगाओगे, सिर्फ उसी को खाओगे और उसी को उड़ोगे, उसी को नहीं पहन सकते। आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है पूरी कंट्री को चलाने के लिए। व्हीकल है, उसके लिए ऑयल लाओगे किसके एक्सचेंज में, जब आपके पास पैसे हैं। पैसे कैसे आएंगे, जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात करोगे, उसके बदले में आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा आपकी कंट्री को। तो आई होप इतनी सारी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहीं से ये उभर के आया है टर्म बनाना रिपब्लिक। सो हेंस ये जो कंट्री थी लैटिन अमेरिकन कंट्री है या साउथ अमेरिकन, तो इस तरीके से यहाँ से आपको राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है ना। तो मोस्टली जो टर्म है जो कॉइन किया गया है साउथ अमेरिकन कंट्री के लिए ही है ना। तो अब ऐसी कोई भी कंट्री हो सकती है जिसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना, और उनकी इकोनॉमी उसी पे बेस है, राइट। तो आप कर लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए। और आई होप आपको मजा भी आया होगा, जो ये कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से टर्म कॉइन हुआ था और क्यों ये यूज किया जाता है, किन कंट्री के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये देख सकते हो पिक्चर, हिस्टोरिक पिक्चर है उस टाइम की, किस तरीके से बनाना की खेती हो रही है एंड ऑल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेनिश पेंटर। देखो एक बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो रिपीटेड पेंटर्स हैं, है ना, जिनको बार बार पूछा जा रहा है, जैसे पाब्लो पिकासो हैं, ये काफी सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड हैं एवरी ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो मार्क कर लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आपको उस पर अपनी कमांड बना के रखनी है, क्लियर होने चाहिए। और बाकी के भी जो कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने का तरीका, ये जो अदर पेंटर है, एक तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज मुझे राइट आंसर नहीं पता है, जैसे मैं हर बार कराता हूँ, तो आपको राइट आंसर तक पहुंचना है तो आपको ओवरऑल बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब ये है आपको इस चारों ऑप्शन में से और मोस्टली 2 से 3 जो ऑप्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्लाउडे मोनेट, सॉरी फॉर माय फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, तो ये एक फ्रेंच पेंटर है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी, ये एक इटालियन पेंटर है ना। पॉल कैली जर्मन या ऑस्ट्रेलियन, ऐसे स्विस, ऑस्ट्रेलियन स्विस पेंटर या जर्मन स्विस पेंटर बोल सकते हो, ये ऐसे पेंटर हैं यहाँ के। तो देखो अगर आपको ऐसी नॉलेज होगी तो आप क्या कर लोगे, राइट आंसर तक पहुंचोगे। आपको पता हो गया इसमें से कोई ये तीन तो स्पेनिश पेंटर नहीं है, तो बचता कौन है, पाब्लो पिकासो, ये आपका राइट आंसर। बट ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपको बाकियों के बारे में नॉलेज होगी। तो आप जब भी ऑप्शन देख रहे हो, जब भी मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, अगर राइट आंसर बता देता हूँ बाकी ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए उन बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं उनके बारे में भी पढ़ें, जिससे आपकी ओवरऑल बैकग्राउंड नॉलेज बनी रहे, है ना। और इस मेथड का यूज करके अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता है, आप राइट आंसर तक पहुंच सकें, है ना, और आप अच्छे मार्क लेके आएंगे एग्जामिनेशन में। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ सभी को कि जब आप खुद एग्जामिनेशन देंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे ये चीज कितनी हेल्पफुल है। ऑलमोस्टली 50% क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर ले जाओगे, बहुत पढ़े होंगे, बट इनडायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से, बैकग्राउंड नॉलेज से ओवरऑल आप बाकी के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ना अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, और इस क्वेश्चन को लेने का ही रीजन है मैं आपको पैटर्न भी समझा पाऊँ जेएनयू का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंट्री और उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी भी आप को पढ़ते रहना है ना। इस क्वेश्चन में मैड्रिड और स्पेन था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है, और खासकर इसके पैटर्न को समझाने के लिए किस तरीके से आपको मैच पेयर को मैच करना है और उसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको वार्न कर दूं कि ऑलवेज आपको ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं आपको वही बताना है, वही आंसर का आंसर टिक करोगे आप। जैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, आपको इसमें से गलत पेयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा गलत पेयर मैच्ड है। तो अगेन अगर आपको कंट्री और उनकी कैपिटल के बारे में पता होगा तभी कर पाओगे। जैसे कोपेनहेगन डेनमार्क, आपको देखना है क्या ये कैपिटल है डेनमार्क की। बर्न स्वीडन, क्या कैपिटल है स्वीडन की। मद्रिद स्पेन, ऑनेस्टली हर कोई इसको एलिमिनेट कर देगा, 3 ऑप्शन बचेंगे पर आगे चेक रिपब्लिक। अगर आपको पता होगा आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यूं मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये आपको याद रखना है। और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। विच इज द करंट करेंसी ऑफ स्पेन, तो आपको स्पेन की करंट करेंसी को बताना है। आई होप सबको पता होगा, एटलीस्ट रट तो लिया ही होगा। यूरो है, पेसो है, पेसेता है या स्पेनिश डॉलर। आप राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो आप, और आप अपने स्कोर भी मुझे बताओगे कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं, है ना। अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30th क्वेश्चन है, सॉरी फॉर द नंबरिंग एंड ऑल। नाउ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेंगो इज द डांस फॉर्म विच इज टिपिकल ऑफ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। डांस फॉर्म आपको को समझना है, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन में। तो टेंगो खासकर दो बार तो आ ही चुका है जब से मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में भी पढ़ा चुका हूँ और टेंगो के बारे में बताया। हालांकि यहाँ पे भी एक बार मैं आपको बता दूंगा बिकॉज ऑफ रिपीटेड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको इसमें से राइट कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से ये ओरिजिन है या बिलोंग करता है ये लैंग्वेज, ये डांस फॉर्म, है ना। स्पेन है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है या क्यूबा है, क्यूबा या क्यूबा, है ना। तो आपको बताना है इसमें से। एक बारी के लिए आप सभी लोग अटेम्प्ट कर लो इस वीडियो को पॉज करके, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। पहली बात तो ये पिक्चर देख लो, कुछ इस तरीके इसको रिलेट कर लो इस डांस फॉर्म से, है ना। कुछ इस तरीके का डांस होता है, काफ़ी सेंसुअल होते हैं डांस, और स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं इसके लिए, है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो टैंगो डांस है एक सेंसुअल बॉल रूम डांस है। बॉल रूम डांस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मेनली कपल डांस करते हैं और एक स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, है ना। और ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, बुएनस एयर्स अर्जेंटीना में, है ना। चलो आप लोग अर्जेंटीना की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। और कब ये इमर्ज हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी। पहले ये ब्रोथल एंड ऑल में यूज होते थे और इतना सोशली एक्सेप्टेड ये डांस नहीं था, बाद में इसको सोशली एक्सेप्ट कर लिया गया और काफ़ी पॉपुलर है, आज भी काफ़ी पॉपुलर है ये डांस फॉर्म, काफ़ी लोग परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। द डांस यूजली परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन, आई मीन कपल के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, एक्सप्रेसिंग एलिमेंट ऑफ रोमांस एंड देयर सिंक्रोनाइज मूवमेंट। जैसे एक स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं सिंक्रोनाइज, तो इस तरीके की मूवमेंट होती है ना। ये आई गेस आपको टैंगो पता चल गया होगा इस डांस फॉर्म, और आपको जानना है जिसकी वीडियोस भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे, और खासकर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जितने भी है आपको पढ़ लेने हैं, सभी कंट्री से आपको पता होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, जितने भी कंट्री करा रहा हूँ उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट
नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर है उनको भी मैं करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे से। और इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है ना कि आप सिर्फ राइट आंसर को चूज करो, जैसे अभी अर्ली मैंने आपको बताया, बाकी के भी ऑप्शन देखने हैं और उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्यूरोसिटी लानी है आपको इन क्वेश्चन के पीछे, इन ऑप्शंस के पीछे इनको जानना है। और अगर इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला तो क्यों मिला, किस लिए मिला, है ना। ये थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ आप लोग। दूसरी चीज, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी आप देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने नहीं हैं, क्या आपसे पूछे जाएंगे, ताकि कल को जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन किसी और भी क्वेश्चन के साथ मिल जाए, राइट आंसर के साथ आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, वन बाय वन ये चारों ऑप्शन हम देखने वाले हैं, तो आपको इन सभी के बारे में पता चलेगा अभी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले अरुंधति रॉय के बारे में जानते हैं। तो ये एक बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे इनके बारे में, और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं बोल सकते हो, अरुंधति रॉय, इंडियन ऑथर। और इनकी जो बुक है एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए बहुत ही चर्चे में रही थी, ये बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल, ये एक नॉवल है इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए बुक का नाम और किसने लिखा है। और इस चीज़ को याद रखने का बेस्ट तरीका है बुक की समरी आप पढ़ लो या कहीं से सुन लो, आपको मिल रही है तो। और ये जो बुक है इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997 में दिया गया, क्योंकि ये बुक जो पब्लिश हुई थी 1997 में ही हुई थी, और इसको मैन बुकर प्राइज दिया गया है, राइट। सुना, अब एक क्वेश्चन और बनता है और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, एक चीज और पता चली होगी। ये जो बुकर प्राइज है ना, किसके लिए दिया जाता है, नोबेल के लिए, है ना, फिक्शनल नोबेल के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेएनयू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो बुकर प्राइज है किसके लिए दिया जाता है ना। ये जो बुक है इनकी बेस्ट सेलिंग बुक रही थी, है ना। और ये जो अरुंधति रॉय जी हैं, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और ये ह्यूमन राइट में भी इन्वॉल्व हैं, और इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए, ह्यूमन राइट के लिए भी अपनी आवाज़ उठाती हैं ये, है ना। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इस बुक के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, काफ़ी फेमस बुक है। एटलीस्ट आप बुक लेके मत पढ़ने बैठ जाइएगा, इसकी समरी अवेलेबल होती है यूट्यूब एंड ऑल, या इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। बस इसके बुक के बारे में जान लेना है, क्या है, क्यों खास है बुक, क्यों है, क्यों खास है, क्योंकि इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है ना। और इसकी क्या स्टोरी है समझनी है तो आप समरी आप देख सकते हो। नाउ हम आगे मूव करते हैं। अगेन जो ऑप्शन है इसमें से जॉर्ज फ्रांसिस्को, है ना। तो ये है इनकी पिक्चर, आप देख सकते हो। ये एक अर्जेंटीनियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है ना, उसके लिए काफ़ी फेमस है शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए। तो एक इनकी फेमस बुक की भी ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, बाकी भी आप देखना चाहो देख सकते हो। फिक्शियोनेस, जिसका नाम है फिक्शंस, जिसका मतलब है इनके द्वारा लिखी गई है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, है ना। और काफ़ी की फीचर हैं स्पेनिश लैंग्वेज और इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए, है ना, काफ़ी जाने जाते हैं। तो इतना समझना है। तो अभी आपको देखना है कि राइट आंसर क्या है, किसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना। अगेन हम एक महान पर्सनालिटी पे आते हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केस, है ना। तो ये एक इनकी पिक्चर है, आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक एंड व्हाइट में, क्यूट से अंकल हंस रहे हैं राइट। तो ये एक कोलंबियन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, है ना। पहले तो ये काम करते हैं अपने ही एरिया में रह के, कोलंबिया एंड ऑल में, जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है। उसके बाद ये बाहर भी रहते हैं, एक सिविल वॉर एंड ऑल के जो भी टाइम होता है उधर, तो फ्रांस भी जाते हैं, बाकी अदर भी कंट्री भी ट्रेवल करते हैं एज ए जर्नलिज्म का भी काम करते हैं, और बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं लिटरेचर में, इसीलिए फेमस है। तो अब ये एक नाम और से दो नेम और हैं जो इनको लैटिन अमेरिका में काफ़ी फेमस हैं, जिनके नाम से इनको गाबो और गावितो के नाम से भी जाना जाता है लैटिन अमेरिका में। और ये एक ग्रेटेस्ट राइटर हैं 20th सेंचुरी के, और इनको अवार्ड दिया गया था, किसका, नोबेल
प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया था वो भी मैं आपको बता दूं। इनके लिटरेली वर्क के लिए, जिस तरीके से इन्होंने क्रिएटिव एंड एक तरीके से लिखा है मैजिकल फॉर्म में या रियलिस्टिक तरीके से, तो इसलिए काफ़ी फेमस हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, 2019 में भी पूछी गई है और भी ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ये बहुत ही फेमस बुक्स है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप पढ़ने बैठोगे इसकी बुक को, बट समरी पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको इजी वे में मिल जाएगी। तो इनके द्वारा लिखी गई काफ़ी फेमस बुक है, तो इसलिए फेमस है और इनको दिया गया है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये चीज़ तो आपको याद रखना है कि ये एक नोबेल लॉरिएट है और इनको 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड ये जो बुक है इनकी काफ़ी फेमस बुक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक 2 अदर बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी अगर पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। द नॉवेल्स द एटम ऑफ द पैट्रियार्क, है ना, 1975 की बुक है द एटम ऑफ द पैट्रियार्क। और दूसरी जो बुक है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, है ना, 1985 की बुक है। तो इनके लिटरेली वर्क के लिए इनको डेफिनेटली लिटरेचर प्राइज मिला है, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन थे इस क्वेश्चन का, मिस्टर मिगुएल हर्नांडेज, ये भी काफ़ी फेमस हैं, 20th सेंचुरी के स्पेनिश लैंग्वेज के पोइट एंड प्ले राइट हैं। और ये एक एसोसिएटेड हैं जनरेशन ऑफ 20th एंड द जनरेशन ऑफ 36 मूवमेंट, एक तरीके का मूवमेंट चला था। और देखा जाए इनके बारे में और चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इनकी पिक्चर इनको रिलेट कर लो इनके नाम से। ये हर्नांडेज जो है ये स्पेनिश कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है, आपको पता है सिविल वॉर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, है ना, 1936 के और 39 के बीच में जो सिविल वॉर हुई थी स्पेन में। तो उसमें ये क्या करते हैं, स्पेनिश कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं और ये सिविल वॉर के लिए लड़ते भी हैं, है ना। अब फिर बाद में इनको कंडेम कर लिया जाता है टू डेथ बाय द नेशनलिस्ट, है ना, आफ्टर द वॉर। लड़ाई के बाद जो नेशनलिस्ट जीत जाते हैं फिर इनको सेंटेंस सुनाया जाता है फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए और इंटरनेशनल प्रोटेस्ट के लिए, जिसमें जिस तरीके से इनको सज़ा दी जाती है इनकी वहीं पे जब ये प्रिजन होते हैं वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। डेथ से प्रिजन होने की वजह से नहीं होती है, इनको एक बीमारी की वजह से होती है, आई गेस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 31, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं काम करके चले जाते हैं जो दुनिया में काफ़ी यंग एज में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडिया में भगत सिंह एंड ऑल, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में भी आप जानिएगा। तो काफ़ी महान लोग होते हैं और एक ये स्पेनिश लैंग्वेज के पोइट हैं, तो इसलिए भी ये फेमस हैं। इनके बारे में अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगेन क्वेश्चन, रियल मैड्रिड या रियल मैड्रिड बोल लो या रियल मैड्रिड बोल लो, इज आ और एन ऑस्कर विनर फिल्म, फुटबॉल क्लब है, फेमस नोवेल है एक, या एक फेमस वाइन है। तो इसके भी बारे में भी मैंने आपको बताया है और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए रियल मैड्रिड के बारे में एटलीस्ट, है ना। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें जो एक टर्म था मैंने उसके बारे में बताया आपको, बनाना रिपब्लिक, आई होप क्लियर हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरी आपको टेक्निक्स बताई हैं, एक तरीका बताया है किस तरीके से आपको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, किस तरीके से अदर ऑप्शन को भी देखना है, पढ़ना है। ऑथर्स को रिमेंबर करने के लिए और उनकी बुक को रिमेंबर करने के लिए उसकी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई। उनकी बुक की समरी को पढ़ो और उनको रिलेट कर लो पर्टिकुलर इवेंट से, है ना, क्योंकि एक पिक्चर बन जाएगी, है ना, एक मूवी टाइप बन जाएगी आपकी माइंड में, तो आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चन, है ना, और ना ही राइटर को। तो ये जो भूलने वाली बीमारी है ना, बहुत बच्चे कंप्लेन करेंगे सर मैं भूल जाता हूँ, कैसे याद करूँ, क्या करूँ,
ऑथर्स एंड राइटर के नाम नहीं याद होते, वो इसी तरीके से याद होंगे जब समरी एंड ऑल उनकी बुक्स पढ़ोगे, फेमस बुक के बारे में जानोगे, फेमस इवेंट है, कोई लिटरेचर उनको अवार्ड मिले हैं, जैसे मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है अरुंधति रॉय को उनके फेमस बुक के लिए, है ना। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया। अगर हाँ तो आप अपने फीडबैक भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में इंस्टेड ऑफ क्वेरिंग एंड क्वेश्चन। अगर कोई डाउट्स हैं आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, पुट अप कर सकते हो। मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और उनके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ, है ना। तो दूसरी बात दोस्तों, कंप्लेन मेरी हमेशा रहती है, मैं देखता भी हूँ आप सभी लोग बच्चे पहली बात तो पूरी वीडियो नहीं देखते, दूसरी बात उससे आप ही का नुकसान है, दूसरी जब भी आप वीडियो देख रहे हो 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, आप लाइक कर दो यार, और किसी भी ग्रुप के आप मेंबर हो तो उस ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।